वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। पॉलिटिकल साइंस जो कि बीए सेकंड ईयर अर्थात बीए द्वितीय वर्ष से संबंध रखता होगा, उस पॉलिटिकल साइंस के बारे में हम चर्चा करेंगे और विधिवत रूप से पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 के बारे में हम जानेंगे। चैप्टर 1 अर्थात अध्याय 1 में क्या संकलित है। अध्याय 1 चूँकि इसका बहुत बड़ा है, जिसमें हम प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेटो जैसे दार्शनिक विचारधारा के लोग जिन्होंने बताया, यह भी बताया कि राजा भी दार्शनिक होना चाहिए, तो उसी दार्शनिक राजा के बारे में आज की वीडियो के अंतर्गत हमको चर्चा करनी है। बात करेंगे हम कि एक शासक जो है वो दार्शनिक शासक की अवधारणा जो प्लेटो महोदय ने दी थी उसको हम जानेंगे। और प्लेटो बड़े ही प्रकार से, प्लेटो के बारे में प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि प्लेटो ने जो आपका दार्शनिक राजा का जो विचार दिए थे दार्शनिक राजा के संबंध में, प्लेटो के विचार क्या थे, उस विचार के बारे में आप तर्क दीजिए या फिर उसके बारे में बताइए कि आखिरकार जो दार्शनिक राजा है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या दार्शनिक शासक पर जो है प्लेटो ने जो है एक प्रकार से लिमिटेशन रखे हैं, मतलब कि फोर्सेस लगाए हैं कंट्रोल करने के लिए उसको, क्या क्या चीज़ें। उसका राजा निरंकुश है तो आखिरकार उसको निरंकुशता किस प्रकार से दी गई है, कहाँ तक जो है निरंकुशता वह मानता है, कई प्रकार के। और उसकी विद्वानों ने जो आने वाले पॉलिटिकल नवीनतम जो विचारधाराएं हैं या फिर नवीनतम जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने किस प्रकार से उनके विचारों का खंडन किया और किस प्रकार से एक आलोचना भी जो है सहनी पड़ी, मतलब इनके विचार को प्लेटो के। तो उन सभी विचारों को चर्चा करेंगे। वैसे प्लेटो का जो विचार है वह आप देखेंगे कहीं ना कहीं पे जो आज का लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो समानता का अधिकार है उसके विरुद्ध है, और बात की जाए उसका खंडन करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब प्लेटो का जो है एक प्रकार से जो शासक, प्लेटो का जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत था वह कहीं ना कहीं पे आज के परिप्रेक्ष्य में उतना जो है खरा साबित नहीं होगा। परंतु जब प्लेटो ने जो है इस विचारधारा को दिया था, उस समय एथेंस में राजा जो थे अर्थात जो शासक हुआ करते थे वह अज्ञान थे, वह एक प्रकार से अशिक्षित थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। और तब उन्होंने ऐसी विचारधारा को, एक प्रकार से उनके मन में ऐसी विचारधारा पनपती है और उनके मन में जो विचारधारा पनपती उस विचारधारा को उन्होंने अपने जो है दिमाग के माध्यम से, अपने माइंड का प्रयोग करते हुए उन्होंने इस विचारधारा को पॉलिटिकल जो है थॉट में बदल दिया और आखिरकार वो आज आपके सिलेबस में संकलित है, हमको पढ़ना होता है। तो बीए सेकेंड ईयर में अंतर्राष्ट्रीय आप क्या पढ़ते हो, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स अर्थात पाश्चात्य राजनीतिक विचारक जो आपके पेपर का नाम है। तो ध्यान रखेंगे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप संबंध रखते होंगे, अधिकतर विश्वविद्यालय में आपको यह पढ़ना पड़ेगा। बिना जो है पॉलिटिकल जो कि वेस्टर्न है यानी अर्थात जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, अगर आप उनको नहीं पढ़ेंगे तो आपका पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और अधिकतर विश्वविद्यालय में बीए सेकेंड ईयर के पेपर 1 के अंतर्गत पॉलिटिकल थिंकर्स जो कि वेस्टर्न है, पाश्चात्य है, मतलब कि जैसे प्लेटो, अरस्तु, बोंदा और उसके बाद में स्पेंसर, ये सब हो गए, ये सब जो है शामिल होते हैं, तो उनको हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसी श्रृंखला में प्लेटो के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्लेटो के जन्म मरण ये सब मत देखिए अभी। अब यहाँ पर आपको हम क्या बताएंगे, जो उनका साम्यवादी सिद्धांत है, साम्यवादी सिद्धांत आगे बताएंगे, और न्याय का सिद्धांत प्लेटो का भी इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। ठीक, कई सिद्धांत प्लेटो के हैं, तो एक एक सिद्धांत को हम एक एक वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, प्लेटो का जो एक प्रकार से जो है उनका दार्शनिक शासक, मतलब उन्होंने कहा था कि जो शासक है उसको दार्शनिक होना चाहिए। तो आखिरकार इस सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं एक शासक के को लेकर के, और इसको प्रश्न अगर आ जाए तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो एक प्रकार से चैप्टर 1 है, या इसी प्रकार से मैं ध्यान रखेंगे मैं जो है चैप्टर 1 प्लेटो के बारे में चर्चा करूंगा, और चैप्टर 1 के ही कई खंड आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चैप्टर 1 के कई खंड इसलिए प्रस्तुत होंगे क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार के जो है विचारधारा से प्लेटो के बाद में अरस्तु को पढ़ना है, तो अरस्तु के कुछ विचारों को हम पढ़ेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होंगे और आपके सिलेबस में संकलित होंगे। पिछले 5 से 10 सालों में जो कि प्रश्न पूछे गए होंगे उन्हीं से हम यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्लेटो जो है वह राज्य करने वाले को एक प्रकार से कहते हैं कि बुद्धि को राज्य करना चाहिए। जो व्यक्ति विवेकवान नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो व्यक्ति एक प्रकार से बात की जाए शिक्षित नहीं है, जो व्यक्ति दार्शनिक नहीं है, उसको राज्य करने का कोई अधिकार नहीं है। और जो व्यक्ति शिक्षित है वह निरंकुश हो सकता है। इस बात पर प्लेटो खरे उतरते हैं, इस बात को प्लेटो मानते हैं। ठीक है, तो इसी श्रृंखला को हम देखेंगे और लिखित फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ठीक, अब हम मतलब यहाँ पर लिख देते हैं बीए सेकंड ईयर, और बात की जाए बीए सेकंड ईयर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हालांकि यहाँ पर देखेंगे बीए सेकंड ईयर
पॉलिटिकल साइंस। ओके, क्या है भाई? पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल SCIENC, पॉलिटिकल साइंस पेपर 1। ओके, पेपर 1 लगभग जो है थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके जो है दृष्टि से, चूँकि उनके में भी आपको पॉलिटिकल तो जो है जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक उसको पढ़ना पड़ेगा। और जिसका क्या नाम है? पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या फिर राजनीतिक विचार या राजनीतिक विचार या फिर राजनीतिक विचारक। ओके, विचारक कर लीजिए, चूँकि विचारकों के बारे में आपके सामने सिलेबस में विचारक लिखे गए हैं। प्लेटो है उसमें, अरस्तु है, बोधा है, स्पेंसर है, मिल है, ठीक है, और तमाम प्रकार के लोग हैं। तो हालांकि उसमें हम सबसे पहला चैप्टर क्या देखेंगे? प्लेटो के बारे में। अब यहाँ पर प्लेटो के जो है साम्यवादी मतलब कि जो शासक हैं उनके दार्शनिक शासक के सिद्धांत को लेकर के एग्जाम से प्रश्न पूछा आता है। चैप्टर 1 समझिए, ठीक है, चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का आपके क्या नाम है? प्लेटो। ओके, प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत, दार्शनिक शासक का सिद्धांत। ओके, दार्शनिक शासक का सिद्धांत, क्या नाम है भाई? दार्शनिक शासक का सिद्धांत। दार्शनिक शासक का सिद्धांत को अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? मतलब एक प्रकार से जो है थ्योरी ऑफ जो है फिलोसॉफर किंग, क्या? थ्योरी ऑफ फिलोसॉफर किंग्स या जो है ऑफ प्लेटोज, ऑफ प्लेटो। ओके, तो आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो है फिलोसॉफर थिंकर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर लिखेंगे थियोरी ऑफ, क्या लिखेंगे? थ्योरी ऑफ, क्या लिखेंगे? थ्योरी ऑफ, इसको क्या लिखेंगे? दार्शनिक यानी फिलोसॉफर किंग ऑफ प्लेटो या फिर प्लेटोज थ्योरी आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसे प्लेटो हिंदी में हो गया प्लेटो। ओके, तो ये है एक प्रकार से, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेटो के जो है दार्शनिक शासक के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं, ठीक। अब आपके सामने अभी एक स्लाइड प्रस्तुत करूंगा, उस स्लाइड में इनके थोड़े जो है शासक के बारे में जो कुछ बातें हैं उनके बारे में आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ मिलेगा। ओके, चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर स्लाइड प्रस्तुत है। इसके अंतर्गत हमने क्या बताया? इसके अंतर्गत हमने अभी आपको समझाया कि प्लेटो का दार्शनिक सिद्धांत का मतलब दार्शनिक शासक के सिद्धांत को हम समझ रहे हैं प्लेटो के। तो प्लेटो के दार्शनिक जो है जो राजा है या फिर दार्शनिक शासक होने चाहिए उसके सिद्धांत को समझते हैं। उसके अंतर्गत हम जो है सबसे पहले कुछ प्लेटो के द्वारा बताई गई बातों को देख लेते हैं। उसके बाद में कुछ विद्वानों ने, जैसे फोस्टर ने और मैक्सी ने, इनके सिद्धांत के बारे में क्या कहा इसको देखेंगे। उसके बाद में जब आलोचना करेंगे तो और विद्वानों के द्वारा हम आलोचनाओं को भी देख लेंगे, ठीक। हालांकि यहाँ पर जो है प्लेटो के अनुसार जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया गया उसकी व्याख्या करते हुए प्लेटो ने कहा कि प्लेटो क्या कहते हैं? पहला मुद्दा कि जो है शासन को कला माना है इन्होंने। क्या माना है? शासन को कला माना। तो आपसे एग्जाम से पूछे कि शासन को कला किसने माना है, ऑब्जेक्टिव और ध्यान रखिएगा, तो किसने माना? प्लेटो ने माना। और प्लेटो ने शासन को कला माना, और चूंकि कला जो है वही व्यक्ति कर सकता है जो कि कलाकार हो, और कलाकार उसी व्यक्ति को हम कह सकते हैं जो कि एक प्रकार से फिलोसॉफर अर्थात दर्शन शास्त्री हो। और दर्शन शास्त्री का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वह व्यक्ति दर्शन शास्त्र के नियमों को, मतलब दार्शनिक दर्शन शास्त्र के विषय के बारे में, मतलब उसमें जो वर्णित चीज़ें हैं उनके बारे में जानता हो, उससे परिचित हो, अर्थात पढ़ा लिखा हो शासक, तभी जो है वह आत्मसंयमी बन पाएगा, तभी वह जो है एक प्रकार से विवेकपूर्ण होगा, और तभी वह संकीर्ण भावनाओं से उबर करके जो है बृहद फॉर्म पर जो है सोचेगा और जनता के लिए कुछ अच्छा करेगा, ठीक। तो इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्लेटो ने शासन को क्या माना है? कला माना है। उसके बाद में बुद्धि को और कला को चलाने के लिए, कला को करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो राजा का सबसे प्रथम परम कर्तव्य है कि राजा को शिक्षित होना जरूरी है, ठीक। राजा को शिक्षित होना जरूरी है। नेक्स्ट बात क्या होता है कि बुद्धि को ही शासन करने का अधिकार है, बुद्धि ही शासन कर सकती है, और जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वही व्यक्ति दर्शन शास्त्री होता है। क्योंकि इन्होंने इसीलिए कहा कि एक राजा को दर्शन शास्त्री होना चाहिए, किस लिए कहा? क्योंकि बुद्धि होती है उसके पास, और बुद्धि विवेक जिसके पास होता है वही अच्छा निर्णय ले सकता है, और वही अच्छे तरीके से हर कार्य को एक प्रकार से अच्छे तरीके से बृहद फॉर्म पर संकीर्ण भावनाओं को दबाते हुए अच्छे तरीके से संपन्न कर सकता है।
तो इस स्थिति में इसको हमको समझना परम आवश्यक हो जाता है। तो बुद्धि को शासन करने का अधिकार है, यह बात किसने कहा? प्लेटो ने ही कहा, बुद्धि को शासन करने का अधिकार है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। ये जितने भी पॉइंट बोर्ड पर लिखे इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एग्जाम से चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे, चाहे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे, चाहे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे, और चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पूछे, किसी भी टाइप का आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप अच्छे तरीके से उसको कर लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे फोस्टर महोदय क्या कहते हैं। फोस्टर महोदय इसको लेकर के कहते हैं कि इनके मतलब जो विद्वान प्लेटो के जो सिद्धांत है, अर्थात जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत है, इसको लेकर के प्लेटो के फोस्टर महोदय कहते हैं कि प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की धारणा मौलिक है। मतलब मौलिकता किसको मिली है? सबसे एक प्रकार से बात की जाए तो मौलिक जो है दार्शनिक राजा की जो अवधारणा इन्होंने दी है, यह इनके सभी विचारों में देखने को मिलेगी। इनके सभी विचारों की एक प्रकार से आधारशिला के रूप में कार्य करेगी आगे चल करके। और चूंकि यह दर्शन शास्त्र बताते हैं कि एक राजा को दर्शन शास्त्री होना चाहिए, और चूंकि यही विचार जो होंगे राजनीतिक विचारों में चलेंगे, जो कि प्लेटो के द्वारा अभी आगे चल करके जैसे साम्यवादी सिद्धांत हो गया या फिर न्याय का सिद्धांत हो गया, तो उसमें भी इन सिद्धांतों पर चर्चा होगी। तो इसीलिए इसकी यह क्या है? मूल है उसका, अर्थात मौलिक है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यह क्या है? फंडामेंटल है। दार्शनिक राजा की जो धारणा है यह फंडामेंटल एक प्रकार से थॉट है किसका? प्लेटो का। यह बात कौन कहते हैं? फोस्टर महोदय कहते हैं। वहीं बात की जाए मैक्सी महोदय भी जो है, मैक्सी और फोस्टर ये क्या हैं? ये राजनीतिक आलोचक भी रहे हैं और राजनीतिक तरीके से भी इन्होंने पॉलिटिकल थिंकर बोल सकते हैं इनको। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इन्होंने क्या कहा? मैक्सी ने कहा कि प्लेटो राज्य के शासन का उत्तरदायित्व ऐसे दार्शनिकों पर नहीं रखना चाहते हैं जो दार्शनिक है। मतलब इन्होंने सीधा बताया कि प्लेटो जो थे उन्होंने उस दार्शनिक के बारे में नहीं बताया कि उस दार्शनिक को राजा होना चाहिए जो कि स्वतः में एक दार्शनिक होते हैं। तो फिर अरस्तु का एक प्रकार से जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत है उसमें उन्होंने किस प्रकार के दार्शनिक को राजा बनाने के पर जो है विचार किया है। तो इन्होंने कहा मैक्सी ने कि प्लेटो राज्य के शासन का उत्तरदायित्व तो ऐसे दार्शनिकों पर नहीं देते हैं। किस दार्शनिकों पर नहीं देते हैं? जो कि पूरा का पूरा क्या हो? दार्शनिक हो, अपितु उन पर देते हैं, फिर उन पर रखना चाहते हैं इसका उत्तरदायित्व, किसका? राजा का उत्तरदायित्व, जो कि या फिर जिन्हें क्या होता है? दार्शनिक होना चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको दार्शनिक होना चाहिए, ना कि वह दार्शनिक हैं। दार्शनिक होगा तो वह फिर एक प्रकार से अपने हिसाब से सोचेगा ना, अपने हिसाब से सारे कार्यों को करेगा, अपने विचारों को हमेशा सब पर थोपेगा। और ऐसा नहीं कि मतलब हर एक दार्शनिक सही बातें ही सोचता हो, सही चीज़ें ही करे। हो सकता है पढ़ा लिखा भी व्यक्ति गलत कार्य करता है और अनपढ़ व्यक्ति वहीं पर अच्छे कार्य कर लेता है। तो ऐसी बात नहीं कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वही अच्छे कार्य कर सकता है, और भी लोग अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैक्सी महोदय कहते हैं कि इनका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं था कि एक जो दर्शन शास्त्री है वही राजा होना चाहिए। इनका तात्पर्य यह था कि जो व्यक्ति दर्शन शास्त्री होने योग्य होता है या दर्शन शास्त्री की जो एक प्रकार से जो क्वालिटीज़ होती हैं, उन वह क्वालिटीज़ किसी भी व्यक्ति के अंदर होती हैं, तो वह व्यक्ति राजा बनने के योग्य होता है, जो कि बुद्धिमान हो, विवेकपूर्ण हो। अब उन्होंने जो है एक प्रकार से प्लेटो महोदय ने दार्शनिक राजा के कुछ गुण बताए हैं, उनमें से 5 गुण उसमें मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। उन 5 गुणों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार वह गुण कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि उसके राजा के क्या क्या जो है एक प्रकार से राजा को क्या करना चाहिए उसके, और राजा को क्या नहीं करना चाहिए, उस पर हम फोकस करेंगे। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे अगला मुद्दा क्या है? दार्शनिक शासक के गुण। अब यहाँ पर देखेंगे मेरिट्स ऑफ फिलोसोफर किंग, अंग्रेजी में ये चीज़ें, इसका मतलब होता है दार्शनिक शासक के कुछ गुण होते हैं। उन गुणों को हम समझ लेते हैं कि आखिरकार प्लेटो ने दार्शनिक राजा जो व्यक्ति बने या फिर दार्शनिक राजा जो हो या फिर राजा को कैसे होना चाहिए, उसके 5 गुण बताए हैं। ये 5 गुण जिस भी व्यक्ति के अंदर होंगे वह एक प्रकार से राजा बन सकता है प्लेटो के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इन्होंने 5 गुणों को क्या बताया, मतलब 5 गुण। सबसे पहले एक राजा को क्या होना चाहिए? विवेक प्रिय होना चाहिए। राजा को विवेक प्रिय किया, उसके अंदर विवेक होना चाहिए। विवेक प्रिय से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए? विवेकपूर्ण कार्यों को करना चाहिए। अच्छा, ऐसे कार्य करे जो कि लोगों को पसंद हो, और पसंद के साथ साथ अच्छे मतलब कि अच्छे तरीके से कार्य करे। मतलब ऐसे कार्य करे जो कि सभी के लिए हो, एक संकीर्ण धारा का जो है प्रकार से वो ना करता हो। तो विवेक प्रिय होना चाहिए, मतलब विवेकी हो। मतलब विवेक मतलब होता है किसी मुद्दे को अच्छे तरीके से जांच परख करके हर एक चीज़ करे, सोच समझ कर करे, बुद्धि से करे, तो उसको विवेक कहते हैं। ठीक, आगे समझते हैं। अगला मुद्दा क्या है? ज्ञान का प्रेमी। एक राजा को क्या होना चाहिए भाई? एक राजा को ज्ञान का प्रेमी होना चाहिए। और जो व्यक्ति ज्ञान का प्रेमी होगा ना, जो व्यक्ति ज्ञान का प्रेमी होगा वही क्या होगा? फिलोसोफर होगा।
फिलोस और सोफिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। मतलब किसी चीज़ पर आप अगर देख करके उस पर विचार अपने व्यक्त करने योग्य अपने मानसिकता बना लेते हैं तो उसी व्यक्ति को दार्शनिक कहते हैं। और वही दार्शनिक व्यक्ति, चूँकि दार्शनिक व्यक्ति ज्ञान का प्रेमी, अगर कोई व्यक्ति ज्ञान का प्रेमी नहीं होगा तो दार्शनिक नहीं होगा। और इसी संदर्भ में दार्शनिक शासक के गुण में हम ज्ञान के प्रेम को जो है एक प्रकार से रखते हैं दूसरे नंबर पर, और यह इंपॉर्टेंट भी है। तो प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा जो होता है वह ज्ञान का प्रेमी होना चाहिए। मतलब राजा को ज्ञान का प्रेमी होना चाहिए, मतलब राजा ज्ञानी होना चाहिए। सीधा सा बात ये है। नेक्स्ट बात है यहाँ पर क्या, आत्मसंयमी होना चाहिए। आत्मसंयम उसके अंदर मतलब कि जो है जो काम क्रोध मद लोभ ये होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अपनी इंद्रिय पर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर उसका क्या होना चाहिए, पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि उसको क्या कार्य करना है, किस प्रकार से अपने आप को काबू में करना है, कंट्रोल में करना है। ना तो उदय सविता ताम्रस ताम्र संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता, जिस प्रकार से भगवान सूर्य जो है एक प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं और मतलब अपने कार्यों को करते क्या जो भी कुछ है उनका कार्य वो तो करते हैं। कार्य का यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं था। मेरा तात्पर्य यह था कि जैसे सूर्य भगवान जब उदय होते तो लाल होते हैं, अस्त होते तो भी लाल होते हैं, इसी प्रकार से राजा को आत्मसंयम बनाते हुए एक प्रकार से उसको यह दर्शाना चाहिए कि हाँ वह व्यक्ति एक राजा है और उसको अपने इंद्रियों पर या फिर उसको जैसे कोई गलत कार्य करना हो तो उसको नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति लोग अलग अलग कार्य जो सभी लोग कर रहे हैं उसको नहीं करना चाहिए। उसको ध्यान देने योग्य बात है कि जो राजा मतलब जो गलत कार्य है उनसे दूर होना चाहिए, उसको अच्छे कार्यों पर फोकस करना चाहिए। मतलब कि लोभ माया मोह इन सभी से क्या होना चाहिए, राजा को दूर होना चाहिए। यह बात किसने कहा, यह बात जो है प्लेटो ने कहा कि राजा को आत्मसंयमी होना चाहिए। आत्मसंयम उसके अंदर होना चाहिए कि जो चीज़ें उसको गलत लगे वह ना कर सके। ठीक, आगे समझते हैं। चौथा है कि निरंकुश। निरंकुश का मतलब क्या होता है कि राजा एक प्रकार से जो है अपने हिसाब से कार्यों को करे। जो या पढ़े लिखे मतलब राजा होते हैं वह अधिकतर मात्रा में निरंकुश ही हो जाते हैं कि वह अपने हिसाब से कार्य करे, जनता की चित्रवृत्ति को ना ध्यान में रखे या जनता के जो है प्रकार से बातों पर ना फोकस करे। वैसे यहाँ पर प्लेटो का पूरा का तात्पर्य नहीं था, बट राजा का निरंकुश होना एक प्रकार से क्या है, राजा का निरंकुश होना एक प्रकार से एक गुण है किसका, प्लेटो ने बताया है। और राजा निरंकुश अगर हो गया, अब के मात्रा में राजा का निरंकुश होना तो उतना उचित नहीं है, लेकिन पहले जो है इस समय जब इन्होंने क्या बताया था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से ये सिद्धांत ठीक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे परिस्थिति में परिवर्तन होता गया उसके बाद में निरंकुशता का एक प्रकार से प्रचलन जो था वह खत्म होता सा चला गया। ठीक, आगे क्या, दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए राजा को। क्या दुर्गुणों से मुक्त होना चाहिए राजा को? दुर्गुणों मतलब कि जो ऐसे विचार जो ऐसे गुण जो कि अच्छे नहीं हैं उन गुणों से उनको क्या, राजा को क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। मतलब उसके राजा के पास दुर्गुण नहीं होने चाहिए, मतलब अच्छे गुण होने चाहिए, दुर्गुण नहीं होने चाहिए। यह बात कौन बताता है, यह बात प्लेटो बताते हैं। तो एक प्रकार से 5 गुण थे जो कि राजा दार्शनिक शासक के होने चाहिए, और किसने बताया इसको, प्लेटो ने बताए। तो आपसे एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वालों यह भी पूछ सकता है कि दार्शनिक शासक के गुण कौन से होने चाहिए। तो एक ऑप्शन होगा विवेक प्रिय, बी होगा ज्ञान का प्रेमी, सी होगा आत्मसंयमी, और डी होगा मतलब ये सभी। तो क्या होगा आपका ऑप्शन, क्या होगा, ये सभी। आपसे एग्जाम्स में जो है दीर्घ उत्तरीय टाइप का प्रश्न क्या पूछा सकता है कि प्लेटो के दार्शनिक शासक के सिद्धांत की विवेचना प्रस्तुत करते हुए एक दार्शनिक शासक के क्या क्या गुण हो सकते हैं इस पर विवेचना कीजिए या फिर इसकी विस्तार से व्याख्या कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछेगा तो इसके बारे में आप जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे विवेक प्रिय हेडिंग डाल करके कुछ इसमें लिख देंगे, ज्ञान का प्रेमी हेडिंग डालेंगे इसमें कुछ लिख दीजिएगा, आत्मसंयमी में कुछ लिख दीजिएगा, निरंकुशता में कुछ लिख दीजिएगा, दुर्गुणों से मुक्त लिख दीजिएगा। निरंकुशता का एक उदाहरण अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ऐसे लिख दीजिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को जो कुछ चीज़ें होती है आपके अंदर जो है आपके अंदर विचार होते हैं वो आप सीधे सीधे बता देते हो उसको। ठीक इसी प्रकार से प्रजा को जो है राजा के सम्मुख सारी बातों को बता देना चाहिए और सारी बातों को एक प्रकार से जो है राजा जो करे उसको मान्य कर लेना चाहिए। तो ये होता है निरंकुशता की राजा के द्वारा जो बताए गए नियम या फिर बनाए गए जो कानून है उनका पालन करे जो व्यक्ति हो, ये होता है निरंकुशता। ठीक, तो यहाँ पर इस बात को भी जो है ध्यान में रखिएगा। तो इतना जो है पॉइंट जो था उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम दार्शनिक राजा को लेकर के जो कि एक कुछ बाउंडेशन रखे गए हैं कि जो एक दार्शनिक राजा हो उसको क्या क्या लिमिटेशन का मतलब कि किस लिमिट में रहना चाहिए, क्या लिमिट है उसके लिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, उसके बाद में इसकी विद्वानों ने क्या क्या आलोचनाएं करी सिद्धांत की, इसको देख लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, चाहे आपसे आलोचना को लेकर के पूछा जाए, चाहे एक प्रकार लिमिटेशन को प्रश्न लेकर के पूछा जाए, और चाहे इसकी अवधारणा को लेकर के प्रश्न पूछा जाए, और चाहे इसके गुण को लेकर के प्रश्न पूछा जाए, किसी भी प्रकार का गुण प्रश्न पूछेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। ओके, अब चलिए हम जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद में हम इसको प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने।
आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक दार्शनिक शासक की क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए प्लेटो महोदय के अनुसार, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर दूसरा शायद तीसरा मुद्दा हो गया आपका, हालांकि मुद्दा नहीं लिखते, चलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर दार्शनिक शासक की कुछ सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ फिलोसॉफर किंग, ठीक, फिलोसॉफर किंग की कुछ लिमिटेशन होती हैं, उनको देख लेते हैं प्लेटो महोदय के अनुसार। ओके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले प्रोफेसर भंडारी महोदय एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या बताया है जो है इस सिद्धांत के बारे में, जो है प्लेटो के बात जो उन्होंने प्लेटो की जो लिमिटेशन है उसके संबंध में प्रोफेसर भंडारी महोदय कहते हैं कि एक दार्शनिक राजा सिद्धांतों में भी इसी प्रकार बंधा होता है जिस प्रकार से डॉक्टर चिकित्सा शास्त्र के नियमों से बंधा होता है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो होता है, जो चिकित्सा शास्त्र में कुछ नियम दिए होते हैं, किस प्रकार से आपको ऑपरेशन करना है, इस प्रकार से चीज़ें करनी है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक इसी प्रकार से राजा बंधा हुआ है। जो दार्शनिक शासक है वह बंधा हुआ, प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वह बंधा हुआ है, वह लिमिट में रहता है, मतलब कुछ नियम जो है बताए गए हैं, कुछ नियम प्लेटो ने बता दिए हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार चलना होता है एक शासक को। ऐसा बताते कौन? प्रोफेसर भंडारी महोदय। प्रोफेसर भंडारी जी कहते हैं कि एक दार्शनिक जो होता है, एक दार्शनिक राजा जो होता है, सिद्धांतों में इसी प्रकार से बंधा हुआ होता है। किन सिद्धांतों में और किस तरीके से? जिस प्रकार से एक डॉक्टर जो होता है चिकित्सा शास्त्र के नियमों के द्वारा बंधा हुआ होता है कि किस प्रकार से जो है मतलब मर्ज के लिए किस प्रकार की दवाई देनी है, जिस प्रकार से एक चिकित्सक बंधा होता है, एक डॉक्टर बंधा होता है, ठीक उसी प्रकार से एक राजा बंधा हुआ है जो कि एक दार्शनिक है प्लेटो के अनुसार। तो ये बातें इन्होंने उसको विस्तृत करके बताया प्रोफेसर भंडारी ने। नेक्स्ट है हमारे दूसरे बारकर महोदय, और बारकर महोदय 4 मर्यादाओं के माध्यम से हमको बताते हैं कि राजा की 4 मर्यादाएं होनी चाहिए, मतलब इन 4 मर्यादाओं को ध्यान में रख करके राजा की एक प्रकार से लिमिट में रहना चाहिए, इन चारों को ध्यान में रखते हुए। और राजा की 4 लिमिट्स बताई हैं किसने? तो प्रोफेसर जो है वारकर महोदय ने। वारकर ने कहा कि जो है क्या कहा कि सबसे पहली बात तो ये कि संतुलित पूंजी हो अगर तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मान लेते हैं राज्य में टैक्स वगैरह अच्छे खासे मात्रा में नहीं मिल रहा है, संतुलित पूंजी मिल रही है, फिर कम पूंजी मिल रही है, तो उसमें भी चलाना चाहिए राज्य को, मतलब किसी भी प्रकार से राज्य को खंडित नहीं करने देना चाहिए, राज्य को चलाना चाहिए, चाहे आपको कम पूंजी मिले चाहे संतुलित पूंजी मिले। वैसे मान लेते हैं आपको चाहे जितनी अधिक मात्रा में पूंजी मिल गई, उसमें आपको संतुलन बना के रखना है राज्य में। कैसे? कि कोई व्यक्ति चाहे अमीर है चाहे गरीब है तो उसको प्रभाव ना पड़े और सभी को प्रभाव क्या बराबर पड़े, ऐसा ध्यान में आपको रखना है। ये बात पहली हो गई। पहली लिमिटेशन यह है कि पूंजी जो है संतुलित पूंजी को स्वीकार करे, जो भी पूंजी है तो संतुलित पूंजी में सभी मतलब पूरा का पूरा बजट जो हो अच्छे तरीके से जो है निर्वाह करे, ताकि अमीरों पर गरीबों पर समन्वयात्मक रूप से जो है बराबर तरीके से प्रभाव पड़े। ये बात ध्यान रखनी है पहली। ठीक, दूसरी बात राजा को क्या ध्यान रखनी चाहिए? दूसरी बात कि राज्य का आकार, यानी कि राज्य का आकार ना तो बड़ा होना चाहिए और ना तो छोटा होना चाहिए। राज्य का आकार ना तो बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। ये बात कौन बताते हैं? यह बात प्लेटो महोदय बताते हैं। तो वारकर महोदय उनके मतलब कि जो बातें हैं उनको एक प्रकार से बताते हुए कहते हैं वारकर महोदय बातों को। तो जो प्लेटो का राजा है उसको क्या क्या बातें? सबसे पहली बात कि संतुलित पूंजी को स्वीकार करना चाहिए, जिससे क्या हुआ अमीरी और गरीबी में क्या वैमनस्य ना फैले, ताकि सभी लोगों के लिए वह चीज़ें हों। ठीक, दूसरी बात क्या है कि राज्य का आकार जो है निश्चित होना चाहिए। राज्य का आकार ज़्यादा बड़ा ना हो और ज़्यादा छोटा ना हो। इतना बड़ा ना हो कि राजा जो है उन सभी पूरे के पूरे अपने राज्य में भ्रमण ना कर पाए, अपने पूरे के पूरे राज्य की जनता को देख ना पाए, उनके नियम मतलब कि उनके जो प्रजा है उन प्रजापालक राजा ना बन पाए। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा भी राज्य नहीं होना चाहिए और राज्य इतना छोटा भी ना हो जिसके कारण से क्या हो, राज्य इतना छोटा भी ना हो कि जिससे वहाँ की जो प्रजा है उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके। क्योंकि जब राज्य बड़ा होगा या फिर राज्य बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें जो उत्पादन के साधन होंगे उनकी भी कमियां आएंगी। हो सकता है कुछ इलाकों में हो सकता है जो चीज़ें राज्य को चाहिए, फिर मनुष्य को चाहिए जीवन यापन करने के लिए जीविकोपार्जन हेतु, तो वो चीज़ें ना मिल पाए। तो इस स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, राज्य इतना बड़ा भी होना चाहिए कि उससे जीवन की समस्त इच्छाएं जो हो उसकी लगभग पूरी हो जाएं किसी भी व्यक्ति की, और मतलब सभी व्यक्तियों की समन्वयात्मक रूप से, ठीक है, औसत इच्छाएं पूरी हो जाए। अब मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। मनुष्य की हर एक इच्छा
किसी भी चीज़ तरीके से नहीं पूरी हो सकती, किसी भी जो है कंडीशन में नहीं पूरी हो सकती, लेकिन एक औसत इच्छा मतलब कि सभी व्यक्तियों की जो औसत इच्छाएं होती है उनकी पूर्ति हो सके, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, इतना बड़ा राज्य होना चाहिए। ना तो ज़्यादा बड़ा राज्य हो, और ज़्यादा बड़ा राज्य हो जाएगा तो इससे क्या होगा, कहीं किसी दूसरे छोर पर आप देखेंगे जो है दंगा फसाद होगा तो वहाँ पर राजा नहीं जा पाएंगे। तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि जब कभी कभी राज्य बड़े हो जाते हैं तो उनको छोटे करने के लिए कई नियम लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा। आप देखते होंगे तो बड़े देश में होता क्या है कि राजा जो होता है पूरे के पूरे देश का मुआयना सही तरीके से नहीं कर पाता है, अवलोकन सही तरीके से नहीं कर पाता है। इस स्थिति में राजा का राज्य भी बड़ा और छोटा दोनों होना चाहिए, मतलब कि बड़ा ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा और समन्वयात्मक होना चाहिए, मतलब कि ऐसा जो है उसकी निश्चित जो है सीमा हो, भू आकार हो, जिसको राजा सही तरीके से मैनेज कर सके। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य आपको होगी, तीसरी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या है, न्याय व्यवस्था। मतलब राजा जो हो उसकी न्याय व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मतलब चाहे राजा का लड़का ही कोई गलत कार्य करे तो उसके लिए जो समुचित दंड होता है, जो दंड है उसी दंड के प्रावधान के तहत उसको दंड की सजा होनी चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो राजा का व्यक्ति है इसलिए उसके दंड में थोड़ी सी कमियां कर दी जाए, ऐसा नहीं है। तो हर एक व्यक्ति के लिए बराबर दंड के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। यह एक प्रकार से इसकी लिमिटेशन है किसकी, राजा की। नेक्स्ट कौन सी है भाई, कि शिक्षा में नवीन परिवर्तन ना करें। मतलब यह साथ साथ यहाँ भाई बताया गया कि शिक्षा में नवीन परिवर्तन ना करें। प्लेटो महोदय ने स्वयं कहा कि यदि जो है संगीत के तान में बदलाव किया जाएगा, प्लेटो महोदय का स्वयं का कथन है, उन्होंने कहा प्लेटो ने कि अगर संगीत के तान में जो है परिवर्तन किया जाएगा, संगीत के तान में परिवर्तन या फिर उसके ताल में परिवर्तन किया जाएगा तो क्या होगा, राजा के गुणों में, राजा की जो प्रवृत्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो या फिर उनके नियमों में उनके भी परिवर्तन आ जाएगा राजा के, अगर संगीत के ताल में परिवर्तन किया जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि शिक्षा व्यवस्था में नवीन परिवर्तन ना किया जाए, जैसी शिक्षा व्यवस्था है वैसी चलनी दी जाए चाहिए, और ताकि क्या हो कि राजा के नियमों को और राजा के द्वारा जो पढ़ी गई शिक्षा उससे लोग जो है परिचित हो। चूँकि राजा जो शिक्षा पढ़ करके राजा बना है, आने वाली जो पीढ़ी है वह भी वही शिक्षा ग्रहण करे ताकि उसको पता चले कि राजा के द्वारा जो किए गए कार्य हैं वह सही हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इसीलिए जो है ये चार जो है मुद्दे जो कि राजा को नवीनता की दृष्टि, मतलब कि राजा के लिमिटेशन है, मतलब राजा के दार्शनिक शासक की सीमाएं हैं। अब ये सीमाएं जो हैं, इतनी सीमाएं जो कि ये प्लेटो के अकॉर्डिंग है, ये किसी भी राजा के अनुसार या फिर ये बातें पूर्ण रूप से सही नहीं है आज के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जो प्लेटो ने बताया एग्जाम्स में जो आपके पूछी आती है ये चीज़ें यही है जो हमने आपको बताया। अब हम थोड़ा सा क्या समझेंगे, जो है क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिटिकल, मतलब कि फिलोसोफर किंग, मतलब दार्शनिक शासक की कुछ आलोचनाएं विद्वानों ने करी हैं, और जो कि प्लेटो के द्वारा दी गई सिद्धांत है उसकी आलोचना करने के लिए लगभग 8 पॉइंट हमारे पास है। उन 8 पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा। सबसे पहला मुद्दा यहाँ पर ये देखेंगे, पहला आपका सामने क्या है, पहले जो है बातें इन्होंने बताया क्या, कि निरंकुशता का प्रतीक, क्या निरंकुशता का प्रतीक, मतलब कि इनमें जो है इनके सिद्धांत में क्या है, राजा को निरंकुश बना दिया गया है। मतलब कि इनका जो राजा है यानी कि जो राजा है उसको निरंकुश बताया गया है। मतलब निरंकुश का मतलब क्या होता है कि उस पर कोई अंकुश ना हो, राजा पर कोई अंकुश ना हो, एक मशीन की भांति कि जो चीज़ें उसके अंदर फीड कर दी जाए वो चल रही है। राजा जो है उसके द्वारा बताए गए, मतलब राजा जो है वो एक प्रकार से व्यक्ति मान लीजिए, और मान लीजिए कोई मशीन है तो मशीन को कौन कंट्रोल करता है, व्यक्ति। तो इस प्रकार से निरंकुश मतलब राजा को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो राजा के अंडर कार्य कर रहे लोग हैं या फिर जो प्रजा है उस पर राजा का पूर्ण अधिकार होगा, और वह उस राजा की तुलना में जो अन्य लोग हैं उनको मशीन के पुर्जों की भांति व्यवहार किया गया है। मतलब राजा को निरंकुश बताया गया, इसलिए निरंकुशता का प्रतीक है। तो इसलिए यह एक प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है कि यहाँ इनका राजा जो है यानी जो शासक है, जो कि दार्शनिक शासक है, इस सिद्धांत में राजा को निरंकुश बताया गया है, इसलिए यह एक प्रकार से खंडित किया जाता है सिद्धांत, मतलब इतना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी आज के परिप्रेक्ष्य में यह सिद्धांत खरा उतरता, मतलब कि खरा नहीं, लेकिन हाँ कुछ मामलों में इसमें हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ का राजा निरंकुश है इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि दार्शनिक शासकों की धारणा
अव्यवहारिक है। मतलब पूर्ण रूप से अगर यह सोचा जाए कि हर राजा क्या हो, दार्शनिक होना चाहिए, राजा को दार्शनिक होना अनिवार्य है, तो ऐसी स्थिति में यह एक कल्पना मात्र ही होगा। कोई मतलब यह है कि मतलब प्रत्येक राजा दार्शनिक नहीं हो सकता, यह राजा जो होगा पूर्ण रूप से दार्शनिक नहीं हो सकता। ये बात जो है एक प्रकार से विद्वानों ने बताई कि पूर्ण रूप से कोई भी राजा या भी कोई भी शासक जो होगा वह दार्शनिक नहीं हो सकता, दार्शनिक विचारों पर ही नहीं चल सकता, क्योंकि उसकी कुछ भी और भी इच्छाएं होती है और भी चीज़ें वह करेगा, क्योंकि दार्शनिक नियमों के अनुसार ही सारी चीज़ों को नहीं करेगा। तो एक प्रकार दार्शनिक शासकों को जो धारणा जो है इन्होंने बताई प्लेटो महोदय ने, वह क्या है, एक प्रकार से काल्पनिक है, अव्यवहारिक है। तो ये हो गई दूसरी आलोचना। तीसरी आलोचना हम कैसे करते हैं, इसकी तीसरी आलोचना हम नहीं विद्वान करते हैं, मुझ पर श्रेय मत ला दीजिएगा कि सर जी आप कैसे आलोचना करने के लिए तत्पर हो गए। तो यहाँ तीसरी मुद्दा यहाँ पर देखेंगे कि दार्शनिक शासक चिकित्सक नहीं है। क्या दार्शनिक शासक क्या नहीं भाई, चिकित्सक नहीं है। इसको सबसे पहले हमने बताया होगा आपको, यहाँ पर देखेंगे प्रोफेसर भंडारी के शब्दों में, यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार एक दार्शनिक राजा सिद्धांतों में भी इसी प्रकार बंधा होता है जिस प्रकार डॉक्टर चिकित्सा शास्त्र के नियमों से बंधा होता है। डॉक्टर जो होता है वह अलग है, और जो ये दार्शनिक शासक है वो चिकित्सक नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता, अगर राजनीति शास्त्र को एक चिकित्सा शास्त्र से तुलना की जाएगी तो एक प्रकार से वह अराजनीति के तहत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये बिल्कुल जो तुलना की गई है यह एक प्रकार से वैज्ञानिक तथ्य के अनुकूल नहीं प्रतीत होती है, प्रतिकूल है। तो ऐसी तुलना जो है एक प्रकार से नगण्य के बराबर हम मान सकते हैं। तो दार्शनिक शासक चिकित्सक नहीं है, यह बिल्कुल नकारी बात है, मतलब एकदम सही बात नहीं है। तो दार्शनिक शासक चिकित्सक नहीं है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस प्रकार से आलोचना की जा सकती है। नेक्स्ट क्या, चौथा कि समानता के सिद्धांत का विरोध। क्या समानता के सिद्धांत का विरोध, समानता के सिद्धांत का विरोध भी सिद्धांत में आपको देखेंगे। समानता के सिद्धांत का विरोध कैसे देख सकते हैं, जैसे कि आज का जो परिप्रेक्ष बात की जाए, यहाँ पर जो लोकतंत्र है अभी सभी को समभाव से देखना, चाहे वो किसी चीज़ का हो, इन्हीं के सिद्धांत में आपने देखा होगा कि इन्होंने ही बताया है कि जो है संतुलित चीज़ें हों, संतुलित पूंजी को स्वीकार किया जा सके, और न्याय व्यवस्था हो, राजा मतलब एक प्रकार सभी के लिए बराबर हो। तो कहीं ना कहीं पे आप यहीं पर देखेंगे इन्हीं के सिद्धांत में जो है चीज़ों का एक प्रकार से टकराव सा हो जाता है कि जो है यहाँ पर देखें समानता के सिद्धांत का विरोध, मतलब समानता के सिद्धांत का खंडन हो जाता है। जो समानता का सिद्धांत है कि हाँ सभी बराबर हैं, प्रकृति की यहाँ से सभी बराबर प्रजा आए हैं, मतलब सभी लोग बराबर आए हैं, उस सिद्धांत में यहाँ पर क्या होता है, सिद्धांत जो है इसका जो मतलब प्लेटो का जो सिद्धांत है दार्शनिक शासक की जो है मतलब दार्शनिक शासक का सिद्धांत जो है इस बात से खंडन हो जाता है, चूँकि यह क्या है, यह समानता का विरोध करता है। क्योंकि समानता का विरोध जो है यह कैसे करता है, क्योंकि राजा पर एक प्रकार से बात की जाए यह एक प्रकार से अलग से तमाम प्रकार के जो है चीज़ों को थोप देता है और एक प्रकार से उसको निरंकुश बना देता है, और समानता के पूर्ण रूप से क्या है भाई, समानता के सिद्धांत का विरोध करता है। ओके, और इसमें जनता के शोषण की संभावना भी बनी रहती है। क्या, जनता के शोषण की भी संभावना बनी रहती है। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे इतनी बात, जनता के शोषण की संभावना इसमें बनी रहती है। इसमें क्या होता है, लगातार जो होता है राजा अपने ही नियमों को, कोई राजा ने नियम बनाया और उस पर मान लेते जनता ने विद्रोह किया कि हाँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उस पर क्या होगा, राजा जो होगा उन सिद्धांतों को बाध्य करवाएगा मानने के लिए। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, राजा जो है अन्यायी बनता चला जाएगा। एक व्यक्ति है, उनका नाम हमारे सामने है, वो व्यक्ति, इनका नाम क्या है, जो है प्रोफेसर भंडारी महोदय ही हैं। प्रोफेसर भंडारी महोदय कहते हैं कि एक दार्शनिक शासक को जनता गलत समझ सकती है और वह अन्यायी तथा असंतुलित हो सकता है। एक शासक को प्रजा क्या करेगी, जब ऐसी स्थिति में राजा निरंकुश होगा, हर एक नियमों को जनता के ऊपर लादना चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में जनता उसका विद्रोह करेगी, और जब जनता जो है एक प्रकार से उसके नियमों का प्रकार से खंडन करेगी, तो इस स्थिति में राजा क्या होगा, अन्यायी बनेगा, अपने नियमों को जिस प्रकार से पहले से लादता आ रहा है उसी नियमों पर चलने के लिए बाध्य करेगा जो लोगों को। तो इसी स्थिति में राजा क्या हो जाएगा, अन्यायी हो जाएगा और अलग अलग प्रकार के कृत्यों को करने पर मजबूर हो जाएगा। तो इसी स्थिति में जनता के शोषण की संभावना इसमें बनी रहेगी। और नेक्स्ट है आपके शासन ज्ञान की उपेक्षा। क्या है शासन ज्ञान, तो यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि शासन की उपेक्षा, यहाँ पर क्या है, शासन की उपेक्षा की मतलब शासन की उपेक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है, शासन की उपेक्षा का मतलब क्या है, यहाँ पर शासन की उपेक्षा से तात्पर्य यहाँ पर यह है मेरे प्यारे दोस्तों, शासन की उपेक्षा तात्पर्य यहाँ पर यह है इससे, क्योंकि शासन जो होता है वह कहीं ना कहीं पे एक पॉलिटिकल व्यक्ति कर सकता है, मतलब एक राजनीति के क्षेत्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति। अब उसके लिए एक दार्शनिक की कोई उतनी आवश्यकता नहीं होती है।
कि चूँकि शासन को चलाने के लिए एक राजनीतिक विचारक की आवश्यकता होती है, एक राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो कि एक प्रकार से अनुभवी व्यक्ति हो, जो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ, व्यक्तियों से घुला मिला हो और सभी चीज़ों के बारे में जानता हो। एक जो है दार्शनिक चीज़ों की व्यवस्था नहीं होनी है, क्योंकि दार्शनिक जो होता है वह या तो भविष्य की ओर दिमाग लगाता है, मतलब भविष्य की चीज़ों के बारे में सोचता है, या तो पास्ट के जो चीज़ें बीत गई हैं उस पर उसका मूल्यांकन करने में जुटा रहता है। वो वर्तमान की चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता है। एक दार्शनिक जो होता है वो वर्तमान पर फोकस नहीं कर पाता है, वह भविष्य और भूत के कार्यों में लगा हुआ होता है। इस स्थिति में वह वर्तमान को भूल जाता है, इसलिए शासन की अपेक्षा, मतलब शासन की उपेक्षा यहाँ पर होने लगती है। तो इस स्थिति में इस सिद्धांत का खंडन किया गया कि एक दार्शनिक राजा जब अगर बन जाएगा तो क्या होगा, उसमें शासन की क्या हो जाएगी, उपेक्षा हो जाएगी, मतलब शासन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट है सत्ता का असंतुलन। सत्ता का संतुलन कैसे जो है एक प्रकार से रहेगा, सत्ता का संतुलन कैसे नहीं बना रहेगा, सत्ता का असंतुलन जो होगा कैसे रहेगा, सत्ता का जो असंतुलन, यहाँ पर संतुलन हमने लिख दिया क्या, असंतुलन, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि संतुलन क्या है, सत्ता का असंतुलन। वैसे मैं इसको नीले से लिख दूँ, नहीं तो आप लोग जब नोट डाउन करेंगे इसका तो हो सकता है आप इसको इसमें लिख दें, समानता क्या असंतुलन, सत्ता का क्या असंतुलन। तो सत्ता का असंतुलन का मतलब क्या होता है कि एक तरफ तो राजा के जो है, राजा को एक प्रकार से निरंकुश बताता है। प्लेटो जो हैं वह एक तरफ तो सत्ता, मतलब राजा को क्या बनाते हैं, राजा को एक तरफ निरंकुश बताते हैं कि आप पर कोई अंकुश नहीं होगा, आप जो मर्जी हो करिए। मतलब एक तरफ तो जो है प्लेटो का जो दार्शनिक शासक है वह निरंकुश है, और दूसरी तरफ उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो प्रतिबंध हमने आपके सामने ही इसकी सीमाएं, यानी कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है कि हाँ आपको ये करना चाहिए। और जब जो है इनके खुद के सिद्धांत में ही आप देख सकते हैं कि इनमें टकराव महसूस हो जाता है। टकराव आपको मिल जाएगा कि जब ये जो है प्रोफेसर भंडारी ने इन बातों को कहा, बारकर ने जो है 4 मर्यादाओं में रहने के लिए बताया कि जैसे कि ये डॉक्टर चिकित्सा शास्त्र के नियमों से, हो सकता है डॉक्टर अपने कुछ अनुभवों के हिसाब से दबा दे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, डॉक्टर की बातें अलग है, उसको तो खंडन पहले ही हमने कर चुके हैं। यहाँ पर आप समझिए कि एक तरफ तो ये राजा को निरंकुश बताते हैं और दूसरी तरफ उसी राजा पर कुछ प्रतिबंध थोप देते हैं। अगर राजा पर प्रतिबंध हो जाएगा और राजा निरंकुश भी हो जाएगा तो इसी स्थिति में क्या हो जाएगा, सत्ता का एक प्रकार से क्या होगा गया, असंतुलन हो गया। मतलब कि एक प्रकार से सत्ता सही तरीके से नहीं चलेगी, क्योंकि उनके जो है मत में ही एक प्रकार से क्या है, असंतुलन है। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात क्या है भाई, इसको थोड़ा समझ लीजिए। नेक्स्ट बात है शासक से पूर्ण समर्पण की आशा जो है व्यर्थ है। इन्होंने प्लेटो महोदय ने क्या की है, शासक से पूर्ण समर्पण की एक प्रकार से क्या करी है, जो है आशा रखी है कि हाँ शासक से पूर्ण समर्पण भी हम करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शासक से पूर्ण समर्पण की आशा बिल्कुल व्यर्थ है, चूँकि ऐसा जो है समर्पण कोई ऋषि मुनि ही कर सकता है कि वह निरंकुश भी हो और मर्यादाओं में रह करके कार्य करे, क्या करे क्या न करे, राजा पर जो अपने नियमों को थोपना, तो ये कहीं ना कहीं पे क्या है, एक साधु महात्मा ही कर सकता है, ऐसा राजा नहीं कर सकता। तो ऐसा एक दर्शन शास्त्री भी नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ऐसी कंडीशन में ये तमाम सारे जो है आलोचक जो मत यहाँ पर हमने रखे, तमाम सारे विद्वानों ने इन सभी बातों पर फोकस किया और इन सभी बातों को हमारे सामने रखा, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ये चीज़ें थी जो कि हमने आपको समझा दिया। तो अब एग्जाम से में अगर प्रश्न पूछा जाएगा प्लेटो के साम्यवाद को, प्लेटो के दार्शनिक शासक को लेकर के, तो आप बिल्कुल एग्जाम्स में धड़ल्ले के साथ लिख देंगे, कोई भी आपको डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो प्लेटो का जो है दार्शनिक शासक का सिद्धांत था, इसको हमने आपको बता दिया। न्याय का सिद्धांत भी जल्दी बता देंगे, साम्यवाद का सिद्धांत बता देंगे आपको, जो कि प्लेटो के द्वारा दिया गया। तो इसी प्रकार से कोई भी संबंध, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं प्लेटो का। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम से बनते हैं, तो इसको बता दिया। उसके बाद में अरस्तु वगैरह के बारे में देख लेंगे। इसी प्रकार से अन्य विद्वानों के हिसाब से हम देखते रहेंगे आगे चल करके। ठीक, तो ये मुद्दा आपका क्लियर हुआ, इतनी बातें आपके समझ में आई। अगर समझ में आई तो इसको बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें क्लियर हुई। निष्कर्षता आप क्या बोल सकते हैं, निष्कर्षता आप या नहीं कह सकते, प्लेटो को मतलब इन जो 7-8 विचार 8 जो है आलोचनाएं हमने करी है, तो हर एक चीज़ ये समझिए। निष्कर्षता आप यह कह सकते हैं कि प्लेटो के सिद्धांत अर्थात दार्शनिक शासक के सिद्धांत की भले ही जो है इतनी आलोचनाएं हुई हों, लेकिन उस समय की परिस्थिति में जब एथेंस में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, उस समय के जो है हिसाब से देखा जाए तो ये सिद्धांत खरे उतरते थे। और आज के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ सिद्धांत, इनके कुछ बातें खरी उतरती हैं कि राजा बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए जितना इन्होंने बताया। लेकिन फिर भी राजा का पढ़ा लिखा होना जरूरी है। राजा का
विकसित होना जरूरी है, क्योंकि बुद्धि का एक प्रकार से, अब आप देखें कि बुद्धि अगर जिसके पास होगी वही, और विवेक जो है हीन प्राणी को राज्य कैसे दे दिया जाएगा, विवेक पूर्ण व्यक्ति को दिया जाएगा। आप संयमी राजा का होना परम आवश्यक होता है, क्योंकि बिहारी लाल की है ही, आप देखेंगे बिहारी ने क्या कहा था, अली कली की ही 100 बंधे हो आगे कौन हवाल की। तो कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो कि एक राजा को होनी चाहिए, तो उसमें प्लेटो के सिद्धांत या प्लेटो के विचारों को हम रख सकते हैं। तो आज के राजा के परिप्रेक्ष्य में भी प्लेटो के कुछ विचार हमारे वर्तमान चीज़ों में, मतलब वर्तमान समय में प्रासंगिक हैं, तो उसको हम नकार नहीं सकते। इस स्थिति में प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वह जो है कहीं ना कहीं पे जो है मतलब आलोचकों का शिकार तो हुआ, आलोचकों का शिकार तो हुआ। प्लेटो का जो है साम्यवाद बोल रहा हूँ ना, प्लेटो का जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत था वह आलोचकों का शिकार तो हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या हुआ, उसके साथ ही साथ आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह कुछ हद तक प्रासंगिक भी है। कुछ इसके नियम ठीक ठाक हैं, तो कुछ इसकी मतलब आलोचना के पात्र हैं। कुछ नियम वैज्ञानिक तथ्यों पर नहीं आधारित हैं, और हालांकि कुछ नियमों में प्रासंगिकता या फिर वैज्ञानिकता हम देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अच्छी भी है, कुछ चीज़ें इसमें उतनी जो है सही नहीं बढ़ती, तर्क संगत नहीं है। तो जो तर्क संगत है उनको हम मान सकते हैं, जो नहीं तर्क संगत है उनको नहीं मान सकते, जाहिर सी बात है। तो इस प्रकार से यह ठीक ठाक है सिद्धांत, कोई इसमें ज़्यादा जो है डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। जो आलोचनाएं हैं उसको हमने देख ली, बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही होनी चाहिए। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो प्लेटो का जो है दार्शनिक शासक का जो सिद्धांत है उसको आपने समझ लिया कि एक दार्शनिक शासक कैसा होना चाहिए, और इसके तमाम सारे मतलब इसके गुण, इसके दोष और इसकी आलोचनाओं को हमने देख लिया। तो अब कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम्स में छोड़ करके नहीं जाएगा इसके दार्शनिक शासक को लेकर के। तो फिर यही आशा करता हूँ एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमको देख रहे हैं, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से जुड़े रहें और अपना प्यार दुलार बनाए रखें। ओके, और इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखनी है तो शुक्ला स्टडी पॉइंट यानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं देता रहता हूं आपको। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यह वीडियो ध्यान रखेंगे, यह वीडियो एमए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमए फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे, एमए फर्स्ट ईयर में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एमए फर्स्ट ईयर में आपको ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे इसको प्लेटोस में भी शामिल है, और प्लेटो का दार्शनिक शासक का सिद्धांत भी शामिल है, तो उसको आपको एमए में भी पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे जो है उच्च स्तरीय यानी कि टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी आप पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं, या फिर बात की जाए आप और भी जैसे कि आप नेट वगैरह की तैयारी करें, तो भी उसमें भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यह भी पूछी जा सकती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इस स्थिति से यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वैसे ही बीए सेकंड ईयर के लिए हमने पढ़ाया, बट मतलब ध्यान वही है, सारे के सारी चीज़ों को हमने उच्च लेवल पर आपको पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा आपसे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।